जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। कल हमने बात की थी विंड्स के बारे में, कल हमने बात की थी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में कि वर्ल्ड में कहां कहां पर कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स बने हुए हैं। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, उसके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में किए, मैंने देखा था। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेनफॉल थी, मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहां होती है। आप लोगों ने बताया मोहसिन राम चेरापूंजी, जो कि मेघालय के अंदर है। जी हाँ बेटा, यहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है और ये होती है इंडिया में आने वाले साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू। जब साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में आता है तो मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर थे उनमें से एक राज्य जो है, उस राज्य के अंदर मेघालय जो स्टेट है, उस मेघालय के अंदर 3 हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया में से ये जो खासी है, यहां पर खासी के पूरब में चेरापूंजी और मोहसिन राम है, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस लेक के अंदर है। मणिपुर के अंदर जो लेक था वो था लोकटक लेक। लोकटक लेक के अंदर वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसे हम केबुल लामजाओ भी कहते हैं। यहां पर क्या छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और वो आइलैंड फ्लोट करते, और उन फ्लोटिंग आइलैंड को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है फुमडीस। फुमडीस। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल कैसे होती है, क्लाउड कैसे होते हैं और ह्यूमिडिटी कैसे होती है। क्योंकि जब हमें ह्यूमिडिटी का पता चलता है तो किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी, वहां के क्लाउड कवर को जानने के बाद ही तो वेदर की रिपोर्ट निकलती है। अभी तक हमने क्या देख लिया? विंड देख ली, टेम्परेचर देख लिया। अब हमारा अगला टारगेट बनता है कि हम किसी एरिया की ह्यूमिडिटी का पता करें, तब जाकर फोरकास्ट होता है और फोरकास्ट किया जाता है, जिससे देश के सारे लोगों को सहूलियत मिलती है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आप वेदर चेक कर लेते हो और वहां पर पता होता है कि आज ड्रिजलिंग होने वाली है, तो आप अपने साथ छाता लेकर जाओगे, रेनकोट कैरी करोगे। तो इस तरीके से वेदर का फोरकास्ट किया जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी के बाद कंडेंसेशन क्या होता है, और फिर बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। What is humidity? The amount of water vapor present in the air is called humidity. ठीक है, वाटर वेपर का अमाउंट जो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि जो वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर जब एटमॉस्फेयर में जाता है, हवा में मिल जाता है, तब उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता या फिर उमस। आपने उमस भी सुना होगा, आर्द्रता भी सुना होगा, और यही होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में 4% होती है वॉल्यूम। जब सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखा था, तो वहां हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है: डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस। वाटर वेपर में हमने क्या देखा था कि वाटर वेपर अर्थ के एटमॉस्फेयर का 5% वॉल्यूम कवर करके रखता है, 2 to 5%। तो उसी 2 to 5% में जो वाटर वेपर है, दैट वाटर वेपर इज अ ह्यूमिडिटी, और ये अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। इसका काम क्या होता है? जो सन से सोलर रेडिएशन आती है, उन सोलर रेडिएशन को ये अर्थ तक आने देता है, और अर्थ जब उन्हें रात में लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कन्वर्ट कर देती है और जब उसे बाहर छोड़ती है, तो यही ह्यूमिडिटी, यही वाटर वेपर उसे ट्रैप कर लेती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेराइज टेम्पोरली एंड स्पेशियली। ये दोनों वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं। आप एनडीए की एग्जाम दो, आप लाइफ में सीडीएस की एग्जाम दो, यूपीएससी की एग्जाम दो, या फिर आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की पीएससी दो, ये 2 वर्ड्स आते हैं। टेम्पोरली का मतलब होता है बेटा टाइम टू टाइम, और स्पेशली का मतलब होता है लोकेशन टू लोकेशन। मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है वो टाइम टू टाइम और लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है देखते हैं। सब ये है अर्थ,
दिस इज इक्वेटर, दिस वन इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एकदम बीच में बसा हुआ है देश हमारा। तो यहां पर मैंने सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ किया है, द इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो क्या होता है, इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में क्या होता है, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंडिया के सराउंडिंग में जो वाटर बॉडीज है, जैसे कौन कौन सी वाटर बॉडीज है इंडिया के सराउंडिंग में दोनों तरफ, जैसे बोला जाता है ना कि जो हिमालय हमारे देश का मुकुट है, वही हिंद महासागर हमारे देश के पांव होता है। तो यहां पर क्या है, द ग्रेट इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, यहां पर भी सनलाइट गिरेगी डायरेक्टली, क्योंकि सन कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब सनलाइट यहां पर गिरेगी तो वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में। कौन सी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के थ्रू वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। ये किस महीने में सबसे ज्यादा हो रहा है, इट इज इन द मंथ ऑफ जून। तो ये टेम्पोरली हुआ, ये टाइम टू टाइम हुआ, ठीक है। तो टेम्पोरली ये समझ में आ गया। अब सीजनली क्या, टेम्पोरली किस टाइप से समझ में आया कि इन द मंथ ऑफ जून इंडिया के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अब इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर जून के महीने में होगा विंटर का सीजन, क्योंकि सन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब जून में विंटर का सीजन होगा तो यहां की ह्यूमिडिटी क्या होगी, लो। वाई लो, बिकॉज यहां पर इवापोरेशन बिल्कुल हो जाएगा कम। तो इसलिए ह्यूमिडिटी टेम्पोरली चेंज हो रही, और स्पेशली मतलब लोकेशन टू लोकेशन कैसे चेंज होगी, अभी यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही है, जब सन नीचे आ जाएगा तो नीचे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फियर चेंजेस टेम्पोरली एज वेल एज स्पेशियली। दोनों समझ में आए। टेम्पोरली मतलब टाइम टू टाइम, जैसे जून में इंडिया में ज्यादा होगी तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया और बाकी की सदर्न कंट्रीज में ज्यादा होगी, ठीक है। अब जब जून में इंडिया में ज्यादा होगी तो वो टेम्पोरली हुआ और स्पेशियली भी हुआ, क्योंकि जब दिसंबर का टाइम आएगा तो इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगी ह्यूमिडिटी और बहुत कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फियर चेंजेस टेम्पोरली एंड स्पेशियली। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर वो डिवाइस होता है जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फियर में कितनी है, कितनी एटमॉस्फियर में उमस है, उसे मेजर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के सोर्सेस क्या क्या है। ह्यूमिडिटी के दो सोर्स है। पहला सोर्स इवापोरेशन। इवापोरेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा इवापोरेशन क्या होता है। जब सनलाइट किसी भी बड़ी सी वाटर बॉडी के ऊपर गिरती है, जैसे उस वाटर बॉडी के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा, वहां का वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में। जैसे ही वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी। क्या पढ़ा हमने ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो जितना भी ह्यूमिडिटी होगा वो इवापोरेशन से एड होगा। ईवा ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, ईवा ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है पेड़ों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो पत्तियां अपना पानी इवापोरेट कर देती है। और जो वाटर इवापोरेट होता है पेड़ों की लीव से, छोटी छोटी पत्तियों से, बड़े बड़े पत्तों से, सागवान के पत्ते देखे आपने, बड़े बड़े होते सागवान के पत्ते, तो इनसे जो इवापोरेट होता है वो पानी हो जाएगा ईवा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ओकर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, यानी ये जो इक्वेटोरियल रीजन है 0 डिग्री, इससे 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सनलाइट यहां पर थ्रू आउट द ईयर रहेगी। और थ्रू आउट द ईयर अगर यहां पर सनलाइट रहेगी तो इस एरिया के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज आती है, जैसे अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तो इनका वाटर इवापोरेट होगा। वाटर इवापोरेट होगा तो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगा और इसीलिए उसको कहा जाएगा ह्यूमिडिटी। द फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं, तो देयर आर 3 फैक्टर विच अफेक्ट द ह्यूमिडिटी। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड विंड स्पीड, थर्ड सरफेस एरिया। टेम्परेचर,
अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, हम तो बढ़ाएंगे नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा सनलाइट के थ्रू। जब सनलाइट आएगी, इंसोलेशन आएगा, इंसोलेशन से जब उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाटर क्या होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा, ज्यादा इवापोरेट होगा तो क्या होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी। क्लियर? तो ये टेम्परेचर पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है ह्यूमिडिटी को। दूसरा, विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है कि देखो, ये एक वाटर बॉडी है, जो भी ओशन या फिर जो भी तालाब आपको मानना है आप इसको मान सकते हो। ये है सन, सनलाइट यहां पर गिरती है, वाटर क्या होता है, वाटर होता है इवापोरेट। वो इवापोरेट होने के बाद वाटर आ जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे ही वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, अब ये ह्यूमिडिफाई एरिया हो गया। अब जैसे ये एरिया ह्यूमिडिफाई हुआ तो यहां से अगर विंड चलती है तो विंड जैसे ही इस एरिया से मूव करेगी, वो क्या करेगी, इस ह्यूमिडिफाई वाटर को उड़ाकर दूर ले जाएगी। फिर ये जगह ड्राई हो गई, फिर अगेन सन इवापोरेट करेगा पानी और यहां वाटर बढ़ेगा, फिर विंड आएगी, वो विंड दूर लेकर जाएगी उसे, फिर ये ड्राई जगह हो जाएगी, फिर वाटर इवापोरेट होगा। मतलब जिस भी वाटर बॉडी से विंड पास होती है, वो विंड उस वाटर बॉडी के ऊपर के इवापोरेट वाटर को धक्का ले जाती है, और जब उसे धक्का कर ले जाएगी तो जगह अगेन खाली हो जाएगी वाटर वेपर के लिए, फिर वाटर इवापोरेट होगा, फिर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। मतलब जितनी ज्यादा वाटर बॉडी के ऊपर से विंड चलेगी उतनी ज्यादा इवापोरेशन बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा इवापोरेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। तो विंड स्पीड ऑल्सो इंपैक्ट ह्यूमिडिटी पॉजिटिवली। इसके बाद हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया तो बहुत सिंपल है, एक ये है और एक ये, ठीक है। दोनों के अंदर हमने भरा हुआ है पानी। अब बताओ किस एरिया से ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, ए या बी? ऑब्वियसली बी से ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बी का सरफेस एरिया ज्यादा है वाटर का, और ए के वाटर का सरफेस एरिया कम है। अगर जो ए कंटेनर है इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहां पर सन से जो लाइट आएगी वो कम इवापोरेशन करेगी, और इवापोरेशन कम होगा तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। वहीं जो सन से इवापोरेशन बी के ऊपर गिरेगी तो बी का क्या, सरफेस एरिया ज्यादा है। ऑल्दो बी की डेप्थ कम है, बट डेप्थ डजंट मैटर इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। जब डेप्थ ह्यूमिडिटी में मैटर नहीं करेगी तो हमें से कोई मतलब भी नहीं है। तो इस एरिया पर जब सनलाइट गिरेगी तो ज्यादा एरिया को कवर करेगी, और यहां पर सनलाइट गिरेगी तो कम एरिया को कवर करेगी। तो यहां की ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम और यहां की ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली ज्यादा। तो ये तीनों फैक्टर होते हैं जो ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट करते हैं, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी की। देयर आर 3 टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी। 3 तरह की ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तीनों तरह की ह्यूमिडिटी होती है जिनको नापा तोला जाता है वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, आपने देखा होगा कई सारी मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस बनी होती है अलग अलग जगह पर। जैसे इंडिया का आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है और 6 रीजनल ब्रांच है। रीजनल ब्रांच 6 जो है वो कहां कहां पर है? पहली मुंबई, दूसरी कलकत्ता, तीसरी चेन्नई, चौथी दिल्ली, 5वीं गुवाहाटी और 6वीं नागपुर। इन एरिया के अंदर बना हुआ है रीजनल हेडक्वार्टर। और ये जो रीजनल हेडक्वार्टर है ये सब मदद करते हैं किसी भी एरिया में चलने वाली हवा जानने के लिए। फिर उसके बाद है तो हवा के बाद वहां की ह्यूमिडिटी, वहां का प्रेसिपिटेशन, फिर बहुत सारा डेटा निकलता है। फिर सुपर कंप्यूटर के अंदर उसे मैनिपुलेट करते हैं और फिर फाइनल रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम एट डेफिनाइट टेम्परेचर। वाटर वेपर जब पर यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक
ह्यूमिडिटी, सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहां पर कौन सा वर्ड मैटर करता है? वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है ग्राम में, वो हो जाएगी उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। देखा आपने, एक चीज नोटिस की होगी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो ऐड होंगे। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर इंपैक्ट करता है, और इसको मेजर किया जाता है ग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पर वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और ग्राम मतलब उसके अंदर कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है ग्राम में। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बाद अगला आता है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है मास। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मास कभी टेम्परेचर से इंपैक्ट नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर मास को अफेक्ट नहीं करता। तो यहां पर ये नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यदि यहां पर मास वर्ड यूज किया है तो इसको मेजर क्या किस में करेंगे हम? ग्राम पर किलोग्राम। मतलब 1 किलो एयर के अंदर, सपोज 1 किलो एयर के अंदर कितने ग्राम वाटर वेपर है, वो उस एरिया की हो जाएगी ह्यूमिडिटी। और उस ह्यूमिडिटी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सिंपल है। अगला आपको सिर्फ यहां पर याद रखने हैं ये यूनिट्स, ये ज्यादा जरूरी है। और दूसरे 2 पॉइंट, पहला दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कभी टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कभी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है। अगला हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम रेनफॉल मेजर करते हैं किसी भी एरिया की, जब हम किसी भी एरिया पर फोरकास्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड हाउ मच एयर कैन होल्ड। मतलब एक बॉक्स है, सपोज करो ये, इस बॉक्स के अंदर कितना पानी भरा हुआ है और कितना ये बॉक्स पानी और ले सकता है, ये होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है परसेंटेज में। तो परसेंटेज हवा के अंदर कितना परसेंट हो सकता है? 100% हो सकता है। 100% में से हवा ने कितने परसेंट में वाटर वेपर ले रखा है, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे आपने देखा होगा वेदर, अगर किसी को चेक करने की आदत होगी तो वहां पर आपका जो वेदर ऐप है वो बताता होगा कि आज ह्यूमिडिटी है 90%। मतलब 1 किलो हवा के अंदर 900 ग्राम ह्यूमिडिटी है। ठीक है, 1 kg के अंदर 900 ग्राम है, क्योंकि 90% है। कितना एयर होल्ड कर सकती है? 100%। और उस 100% का 90% ह्यूमिडिटी है, और दैट ह्यूमिडिटी इज टर्म्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है? परसेंटेज से। ठीक है, जब 100% एयर हो जाती है, जब जो विंड है, विंड के अंदर 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है, 100% वाटर वेपर हो जाती है, तो 100% वाटर वेपर होने के साथ साथ वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, या फिर बादल का बनना। तो जब तक सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है वाटर साइकिल की? इवापोरेशन। इवापोरेशन में ही आता है ह्यूमिडिटी। जो इवापोरेट वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में एड होता है, और वही वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो एटमॉस्फेयर में एड है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को हमने 3 तरीके से देखा। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव। कौन कौन से फैक्टर ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट करते हैं? टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। दूसरा इवापोरेशन, सॉरी दूसरा हो जाएगा हमारा टेम्परेचर के बाद सरफेस एरिया, और तीसरा हो जाएगा विंड की स्पीड। ये हो जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी के अंदर जो फैक्टर ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एड हुई है इवापोरेशन से, अब वही वाटर वेपर किसी एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, या फिर सिंपली वाटर का जो वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर का या तो वाटर या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होना। वाटर वेपर व्हेन वाटर वेपर विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड और लिक्विड, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। जब जो वाटर वेपर होती है वो सॉलिड या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तब
इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और ये कैसे होती है? ये होती है एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। कंपोजिशन के अंदर हमने देखा था डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, जैसे वोल्केनो से निकलने वाली ऐश, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलने वाले धुओं के अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स, ये एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। अब जो वाटर वेपर नीचे से ऊपर गई थी इवापोरेट होकर, ये वाटर वेपर क्या करती है? इन्हीं डस्ट पार्टिकल को एक सेंटर बनाती है और इसके अराउंड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। और एक्यूमुलेट होने के बाद धीरे धीरे ये बना लेती बड़े बड़े बादल, और इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पर जो प्रोसेस है कंडेंसेशन की, वो भी दो के ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी कंडेंसेशन होगा। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी में क्या था? ह्यूमिडिटी में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, बट बादल बनने की प्रोसेस में ऐसा होता है कि जितना कम हम टेम्परेचर देंगे उतने जल्दी बादल बनेंगे। हमने एक टर्म पढ़ी थी एडियाबेटिक लैप्स रेट या फिर नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो एटमॉस्फेयर में ठंडा होता है, 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। जब वो एटमॉस्फेयर में वर्टिकली ऊपर जाता है तो 6.5 डिग्री तापमान कम होता है उसका 1 किलोमीटर में। तो जैसे जैसे ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो जितनी ऊपर जाएगी उस हिसाब से बादल बनते जाएंगे। तो पहला फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर उतना जल्दी कंडेंसेशन। दूसरा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब अगर एयर की ह्यूमिडिटी 100% है तो क्या होगा? जल्दी से कंडेंसेशन होगा। अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी 10% है तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं, उमस लगेगी आपको। इवन आपने देखा होगा कि जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी सितंबर अक्टूबर के महीने में बढ़ती है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हो जाती है 40 से 50। अब जब 40 से 50 इस टाइम पर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो कई सारे लोग बीमार होते हैं। और 40 से 50 जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर बीइंग अ क्लाउड। क्लाउड नहीं बन पाते इससे इतनी जल्दी। वहीं अगर यदि जून जुलाई की बात करें तब ह्यूमिडिटी होती है 100%। तो 100% ह्यूमिडिटी होती है तो फटाफट क्लाउड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का ऐड होना, वही वाटर वेपर ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद डस्ट पार्टिकल को ढूंढेगी और डस्ट पार्टिकल को एक सेंटर बनाएगी। और जैसे एक खूंटा होता है जिससे जानवर को बांधा जाता है, वैसे डस्ट पार्टिकल को सेंटर बनाकर सारी की सारी वाटर वेपर उसके अराउंड अटैच हो जाएगी। और वहां पर अगर हाइट पर ज्यादा चले गए तो बन जाएंगे बादल, और वहीं अगर डस्ट पार्टिकल उसको ग्राउंड सरफेस पे ही मिल गए तो यहां पर जो सस्पेंशन होगा, यहां पर जो कंडेंसेशन होगा, उस कंडेंसेशन से बनेगा फोग। आपने सुना होगा फोग का। फोग बनने की प्रोसेस देखेंगे आज। फोग, मिस्ट, ड्यू, ये सब कंडेंसेशन होते हैं जो कि ग्राउंड के पास होते हैं। और वो कंडेंसेशन जो हाइट पर होता है उसे बोला जाता है क्लाउड्स। वो क्लाउड्स को भी अलग अलग हाइट पर अलग अलग नामों से बताया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उनकी बात हम आगे करेंगे। तो प्रोसेस तो हमने देख लिया। प्रोसेस में यही बात की हमने, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड डस्ट पार्टिकल आकर अटैच हो जाते हैं, वो बना लेते हैं क्लाउड। और जब कंडेंसेशन होता है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस अलग अलग रिजल्ट बताती है, जैसे कि ड्यू, फोग, मिस्ट एंड क्लाउड। ड्यू क्या होता है? ये आपने देखा होगा कई बार, पत्तों के ऊपर छोटी छोटी बूंद का जमा होना, उसे ड्यू कहते हैं। इसमें क्या होता है? वाटर वेपर डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होती है। वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है कहां पर? अर्थ सरफेस के पास। और अर्थ सरफेस के पास जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की लीव के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगी। तो ये कंडेंसनिंग होती है और ये एक्यूमुलेट हो जाती है पेड़ पौधों की लीव्स के ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद होता है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट वाला फिनोमिना आपने देखा होगा और इसे बोला जाता है पाला मारना। जो खेतीबाड़ी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि जब खेतों में विंटर के सीजन पे जब कंडेंसेशन होता है ग्राउंड के पास, तो जो क्रॉप्स होती उन क्रॉप्स के ऊपर अगर बहुत कम तापमान है तो वहां पर आइस की ऐसी लेयर जम जाती है और आइस की इस लेयर को बोला जाता है फ्रोस्ट। When the process of condensation takes place at such temperature that water vapor get converted into solid without condensing into
लिक्विड बिना पानी में बदले हुए वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वाटर वेपर डायरेक्टली इतना कम टेम्परेचर है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में, और वहां पर बन जाएगा फ्रोस्ट। और फ्रोस्ट किसकी तरह है, ड्यू की तरह है। जैसे ड्यू था ना पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदे, वैसे का वैसे ये फ्रोस्ट, बट ड्यू था लिक्विड फॉर्म में और फ्रोस्ट है आइस फॉर्म में, इसलिए इसको फ्रोजन ड्यू भी कहा जाता है। फ्रोस्ट के बाद अगला बात करते फोग की। फोग में क्या होता है, जब पोल्यूशन के कारण जो धुआं होता है उसके अंदर कई सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इन द विंटर सीजन जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठती है, बहुत ज्यादा तो उठती नहीं वाटर वेपर की, बड़े बड़े क्लाउड बना ले, थोड़ी थोड़ी वाटर वेपर ऊपर जाती है क्योंकि इवापोरेशन बहुत कम होता है। तो वाटर वेपर जब ऊपर जाती है तो ग्राउंड के पास वो छोटे छोटे इन पोल्यूटेंट्स को इकट्ठा करती है और इनके अराउंड बना लेती है क्या, एक छोटा सा कंडेंसेशन का प्रोसेस। वो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है फोग का। फोग के फॉर्मेशन की भी कई सारी कंडीशन है। पहली की लॉन्ग विंटर नाइट, मतलब ठंड की बड़ी बड़ी रातों में फोग जल्दी बनती है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है रात में। रात में ठंडा कैसे हो जाएगा, अर्थ अपनी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जल्दी से इमिट आउट कर देगी। ठीक है, सन दिन में क्या किया था उसने, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व किया था और रात में उसी को लॉन्ग वेव के फॉर्म में इमिट आउट कर दिया। तो जब इमिट आउट कर देगी तो सुबह सुबह के टाइम पे धरती पूरी ठंडी हो जाएगी, और जब अर्थ ठंडी हो गई तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप, और टेम्परेचर जैसे ड्रॉप हुआ तो ग्राउंड पर ही कंडेंसेशन हो जाएगा। वो ग्राउंड पर जो कंडेंसेशन होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ फोग। फोग में आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। 1 किलोमीटर के बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। 200 मीटर से लेके तो 1 किलोमीटर तक देखने की क्षमता होती है हमारी विजिबिलिटी के टाइम पर। विजिबिलिटी बहुत हजार्डियस भी होता है। देखो, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिक्कत होती है क्योंकि इंसोलेशन जो आती है उसे रोक देता है। दूसरी, आपने इंटरनेट पर कई सारे वीडियो डाले हैं। एक बार दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था 2018 के टाइम पे, कि पूरा जो रोड था उस रोड के ऊपर फोग जमा हो गई थी। जब फोग इकट्ठा हो गई थी तो लोगों को दिख नहीं रहा था, तो एक कार आई उस एक ट्रक से टकरा गई। अब उस जो जैसे वो कार ट्रक से टकराई, अब हाईवे था, तेज चल रहा था, दूसरी कार आई उस कार से टकरा गई, तीसरी कार आई उससे टकरा गई। रेगुलरली कार टकराती जा रही थी, रुक ही नहीं रहे थे। तो ये इतना हजार्डियस होता है, यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी फोग की कंडीशन हो बेटा तो अवॉइड करना एक एरिया से दूसरे एरिया को जाने के लिए। बट एक और अच्छी बात है, जैसे ही सनलाइट आता है, सनलाइट आती है सुबह, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ते ही कंडेंसेशन की प्रोसेस खत्म। तो जो फोग होती है वो कंप्लीटली यहां पर कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो जैसे ही सनलाइट के साथ साथ फोग कंप्लीट खत्म हो जाएगी, और जैसे ही रात होगी, सूरज ढलेगा और रात में फिर ग्राउंड ठंडा होगा और फिर फोग की कंडीशन जनरेट होगी। तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी, आप लोगों को अपनी समझ के अकॉर्डिंग काम करना है कि जब भी फोगी एटमॉस्फेयर हो तो अवॉइड करें व्हीकल से कहीं भी जाना। उसके बाद अगली हम बात करते हैं मिस्ट। मिस्ट भी फोग का ही टाइप होता है, ग्राउंड सरफेस पर होने वाला कंडेंसेशन होता है ये। मिस्ट में भी क्या होता है कि जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी बियॉन्ड 1 किलोमीटर भी होती है। मतलब फोग में क्या था, 1 किलोमीटर के अंदर का देख सकते हैं हम, 1 किलोमीटर के बाहर नहीं देख सकते। इतना ज्यादा गहरा अंधेरा छा जाता है, इतना कोहरा छा जाता है। वही जो मिस्ट होती, मिस्ट के अंदर हम बियॉन्ड 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, बट 2 किलोमीटर से ज्यादा इसमें भी नहीं देख सकते। तो मिस्ट एंड फोग ये दोनों क्लासिफाई किए जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम है तो उसे नाम दिया जाएगा फोग, जो 1 किलोमीटर वाला है उसे दे देंगे फोग, और अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा 2 किलोमीटर तक है तो ये हो जाएगा मिस्ट। दोनों के दोनों ही कंडेंसेशन जो होते हैं वो ग्राउंड पर ही होते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं हम क्लाउड्स। क्लाउड से हमारी एग्जाम के अंदर पिछले 4 साल में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्लाउड्स होते क्या है। क्लाउड्स आप खुद बता सकते हो, इतना हम ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, जिस दिन हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट की थी तो मैंने 3 शब्द बताए थे आपको कंपोजिशन में, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस। मैंने बोला था ये तीनों वर्ड्स इतने बड़े हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर साइंस में खेल जाएंगे हम यहां, और वही हो रहा है। कभी वाटर वेपर की बात करते हैं हम, कभी डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम गैसेस की बात कर रहे थे। तो यहां पर भी क्या होता है, जब वाटर इवापोरेट होता है और इवापोरेट होने के बाद वाटर वर्टिकली ऊपर जाता है विद द हेल्प ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। जब वाटर वर्टिकली ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद
वो ढूंढेगा किसको? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब द डस्ट पार्टिकल, ठीक है, जो कंपोजिशन में पड़ा था। तो उस डस्ट पार्टिकल के अराउंड वाटर वेपर जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगी। वाटर वेपर जैसे 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 एक्यूमुलेट होती जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है? क्लाउड्स आर डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ इनन्यूमरेबल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। कई सारी वाटर ड्रॉपलेट का इकट्ठा होना ही, जो ग्राउंड से बहुत ऊपर है, निर्माण करता है बादल का। यहां पर बादल का फॉर्मेशन होता है, जो कि ग्राउंड सरफेस से काफी ज्यादा हाइट पर होता है। क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन हीट बजट। बिल्कुल बेटा, क्लाउड जो होते हैं हीट बजट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। हीट बजट देखा था हमने। हीट बजट में क्या था कि 100% इंसोलेशन जो अर्थ पर आ रही है, वही 100% इंसोलेशन अर्थ से बाहर जाना भी चाहिए। अगर इंसोलेशन जो 100% आ रही है वो 100% बाहर ना जाए तो क्या होगा? अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वो जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये जो प्यारी धरती है, जो जानी जाती है रहने के लिए, जिसे कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, वो रहने योग्य नहीं रहेगी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा। तो क्लाउड क्या करते हैं हीट बजट में? जब सनलाइट नीचे आती है तो नीचे आते वक्त मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही से ही कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो करते हैं ये क्लाउड। जब वाटर वेपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो जब नीचे जब अर्थ से हीट बजट जो होता है, जो रेडिएशन होता है, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो उस रेडिएशन को कौन रोकता है? ये बादल रोकते हैं। तो बादल हीट बजट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार और डायग्राम से बता देता हूं। अर्थ, सन और सन से आने वाली रेडिएशन। जब सन से रेडिएशन आती है तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं इनके एल्बिडो के अकॉर्डिंग। एल्बिडो याद है? द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना गिर रहा है और जितना वापस बाहर फेंक रहे, दैट इज द एल्बिडो। तो उसी एल्बिडो के अकॉर्डिंग क्लाउड्स क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, जब ये सनलाइट अर्थ पर पहुंच जाती है, अर्थ इसे कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग वेव। अब जब लॉन्ग वेव ऊपर जाती है तो क्लाउड इसे ट्रैप कर लेते हैं। और जब ट्रैप कर लेते तो क्या होता है? जितनी ज्यादा क्लाउड ट्रैप करेंगे उतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। इसलिए आपने देखा होगा जब जब गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के बाद ही आती है बारिश। क्यों? क्योंकि गर्मी में बनेंगे बादल और बादल के बाद होगी बारिश। ठीक है। तो यह होता है इनका रोल हीट बजट के अंदर। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के बेसिस पर क्लाउड्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोला जाता है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर जो होता है क्लाउड्स की हाइट बताता है। ठीक है। जैसे अगर क्लाउड बहुत ऊंचाई पर है, उसको हाइट डिटरमाइन करेगा सेलिनोमीटर। कुछ क्लाउड्स होंगे जो थोड़ी कम हाइट पर होंगे, उनको भी सेलिनोमीटर ही बताएगा। और जो क्लाउड्स होंगे जो इनसे भी कम हाइट पर होंगे, जो लो हाइट पर होंगे, उनको भी सेलिनोमीटर बताएगा। और ये जो क्लाउड्स होते हैं, दीज क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। अलग अलग क्लाउड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम अभी जानते हैं। बट एटमॉस्फेयर के अंदर कितने क्लाउड से, इस आसमान में कितने बादल है, वो बादल हम यहां पर देखेंगे। और उन बादल को मेजर किया जाता है एक यूनिट से जिसको बोला जाता है ऑक्टास। ऑक्टास इज द यूनिट टू मेजर द क्लाउड्स इन द स्काई, की कितने क्लाउड है स्काई में। अगर इसको मेजर किया जाता है 1 to 8 यूनिट तक। अगर जो आसमान है, आसमान के अंदर फिफ्टी 50% क्लाउड है तो इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर 50% क्लाउड है तो उसे इस टाइप से डिनोट किया जाता है और इसे बोला जाता है हाफ। ठीक है। क्योंकि ये इस 8 का आधा हुआ। अगर क्लाउड इस तरीके से है तो इसे बोला जाता है क्वार्टर। और ये कितना होगा? 2, ये 4। और अगर क्लाउड
फुल ओवरकास्ट है, मतलब पूरे आसमान में बादल घिरे हुए हैं, इसको बोला जाता है फुल या फिर 8। ठीक है, तो ओक्टास जो यूनिट होती है उसमें बताया जाता है कि स्काई के अंदर कितने क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो अब हम जो स्काई होता है, स्काई परमानेंट होता है, तो इसी तरीके से आसमान के अंदर कई सारे बादल होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, यू आर द स्काई एंड रेस्ट ऑफ आर क्लाउड्स, आप ही आसमान हो और बाकी सब तो बादल है। आसमान जो होता है वो परमानेंट होता है और बादल जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं। तो किसी की जिंदगी में कोई आसमान है तो किसी की जिंदगी में कोई बादल है। तो यही जो क्लाउड्स होते हैं हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिफाइन किए जाते हैं। यहां पर हम बात करेंगे हाई क्लाउड की, जो कि 6000 से 1200 मीटर की हाइट तक मिलते हैं। सॉरी, ये 6000 से 12000 है, यानी 6 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर की हाइट पर मिलेंगे। कुछ जो क्लाउड्स होंगे वो क्लाउड्स मिलेंगे हमें 2000 टू 6000, मतलब 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की हाइट तक। दूसरे लो क्लाउड्स जो कि 2 किलोमीटर के नीचे नीचे मिलेंगे। अब ये जितने भी क्लाउड्स थे इनमें से हम कुछ क्लाउड्स, इंपॉर्टेंट क्लाउड्स की स्टडी करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं जो बहुत हाइट पर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिरस क्लाउड। जो सिरस क्लाउड होते हैं ये काफी ज्यादा हाइट पर मिलते हैं और इनका अपीयरेंस होता सिल्की। ये सिल्की होते हैं और ये कभी भी बारिश नहीं कराते, ये सिर्फ देखने के होते हैं। बट ड्यूरिंग दी सनसेट और सनराइज ये ब्यूटीफुल कलर हमें स्काई के अंदर दिखाई देते हैं। ये यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये सिरस क्लाउड के ऊपर ही दिखता है। और ये क्लाउड इंडिकेशन होता है कि जो वेदर है वो क्लीन है, वेदर जो है वो स्टेबल है, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, या फिर आज बारिश होने वाली नहीं है। तो जो सिरस क्लाउड होते हैं, सिरस क्लाउड आर इंडिकेशन ऑफ ड्राई वेदर। नेक्स्ट, सिरस क्यूमुलस क्लाउड। सिरस क्यूमुलस क्लाउड व्हाइट कलर के होते हैं, हैव स्मॉल फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब धुएं की तरह दिखाई देते, एंड इट लुक्स लाइक रिपल इन डेजर्ट। जैसे डेजर्ट के अंदर जो रिपल होती है, जो लेयर होते हैं गुच्छे के गुच्छे, ऐसे ऐसे गुच्छे सफेद कलर के आसमान में दिखाई देते, इसी लेयर्स आसमान में दिखाई देती है। उन लेयर से बनने वाले क्लाउड को हम बोलते हैं सिरस क्यूमुलस क्लाउड। और जो सिरस क्यूमुलस क्लाउड होते हैं ये क्लाउड भी रेनफॉल नहीं करवाते हैं। दीज क्लाउड्स आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, ये भी देखने के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिरस स्ट्रेटस क्लाउड। ये जो तीनों मैंने क्लाउड्स बताए, ये तीनों क्लाउड्स बहुत हाइट पर मिलते हैं। दीज क्लाउड्स स्प्रेड इन मिल्की थीन शीट। जैसे कि दूध के ऊपर जो मलाई होती है उस मलाई की तरह इनका अपीयरेंस होता है। जब साइक्लोन्स आने वाले होते हैं, जब बोला जाता है ना जो बवंडर आने वाला होता है, उस बवंडर के पहले की निशानी होते हैं ये सिरोस्ट्रेटस क्लाउड, जो कि आसमान के अंदर हमें दिखाई देते हैं जब तेजी से चक्रवात आने की कगार पर होता है। उस समय ये क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं और ये दूध के ऊपर मलाई की तरह हमें आसमान के अंदर दिखते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में। ऑल्टो वर्ड जहां लग जाता है, पहले ऑल्टो वर्ड का मीनिंग होता है मिड, मतलब जिनकी हाइट ना तो बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो, जो बीच में मिलते हैं उन्हें बोला जाता है ऑल्टो। और जो बहुत हाइट पर मिलते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता सिरस, और जो बहुत कम हाइट पर मिलते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता स्ट्रेटस। तीनों वर्ड क्लियर है? जो बीच में मिलते हैं उनके लिए ऑल्टो वर्ड यूज करेंगे, जो बहुत हाइट पर मिलते हैं उनके लिए सिरस वर्ड यूज करेंगे, और जो बहुत कम हाइट पर मिलते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्ट्रेटस। तो यहां पर ऑल्टो स्ट्रेटस की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाइट पर भी नहीं है और बहुत कम हाइट पर भी नहीं है। दीज आर थीन शीट ऑफ ग्रे एंड ब्लू कलर। जो ग्रे और ब्लू कलर की थीन शीट होती है वो बनाती है ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड को। जब ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड ठीक हो जाते हैं तो सनलाइट इनको पार करके नहीं आती है, और जब सनलाइट पार करके नहीं आती है तो ये सन और मून को ऑब्स्कर्ट कर देते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा एक फिनोमिना कि जैसे ये सन है, ठीक है, तो बादल के जब पीछे होता है सूरज तो उसके अराउंड एक छोटा सा सर्कल बन जाता है। अगर कभी नोटिस किया होता, इस सर्कल को बोला जाता है हालो। ठीक है, जब सन और मून के अराउंड डस्ट पार्टिकल के कारण एक सर्कल बन जाता है और रिफ्रैक्शन के कारण लाइट के वो हमें इस तरह का दिखाई देता बादलों के बीच से, इसे बोला जाता है
हालो, और हालो कौन से क्लाउड बनाते हैं? ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। अगले क्लाउड की बात करते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं, दीज आर डेंस क्लाउड, जो कि लो हाइट पर मिलते हैं, बहुत कम हाइट पर मिलते हैं, और ये कई सारी लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐसी लेयर में बने होते हैं। और ये जो क्लाउड्स है, ये जो स्ट्रेटस क्लाउड है, स्ट्रेटस क्लाउड दिखाई देते हैं हमें विंटर के महीने में। जब ठंड का महीना होता है, ठंड में जो बारिश होती है, आपने देखी होगी दिसंबर में भी बारिश होती है, जिसे इंडिया में कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या फिर जिसे लोकल लैंग्वेज में मावठा या फिर महावट भी कहा जाता है। महावट का जो टाइम होता है, एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को महावट या मावठा भी कहा जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से बादल आते हैं, और वो बादल बारिश कराते हैं। अब जो ठंड में बारिश होती है, वो बारिश बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म के साथ नहीं होती, छोटी छोटी बूंदाबांदी होती रहती, और उसी छोटी छोटी बूंदाबांदी को हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। जो छोटे छोटे शावर्स होते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। तो यहां पर जो क्लाउड्स बनते हैं, दैट आर दी स्ट्रेटस क्लाउड, जो कि लेयर बाय लेयर के फॉर्म में दिखाई देते हैं स्काई के अंदर। अगले क्लाउड्स होते हैं क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं, ये डेंस क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं, पहली बात तो ये लो हाइट पर दिखते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिखते। इस टाइप के बादल आपने देखे होंगे, इन बादलों को क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ये बादल ऐसे होते हैं जैसे कॉटन देखा आपने, कॉटन को आपने पानी पर फेंक दिया हो, तो जैसे हम कॉटन को पानी पर फेंकते हैं और वो बहने लगता है, तो क्या होता है, वो इस तरीके से ऊपर तो एक डोम बना लेता और नीचे से फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे बादल आपने देखे होंगे कि यहां नीचे से फ्लैट और ऊपर डोम लाइक स्ट्रक्चर। सो दीज आर दी क्यूमुलस क्लाउड, जो कि कॉटन की तरह दिखाई देते हैं स्काई के अंदर, जिसका अपर पार्ट डोम की तरह होता है और लोअर पार्ट फ्लैट होता है। ठीक है, जिसका बेस जो होता है ये फ्लैट होता है। एंड दीज आर इंडिकेशन ऑफ ड्राई वेदर या फिर स्टेबल स्काई। स्काई में दो कंडीशन होती है। अगर यदि बारिश होती है किसी एरिया पर, तो उसे बोला जाता है इनस्टेबिलिटी, और अगर बारिश नहीं होती है तो उसे बोला जाता है स्टेबिलिटी इन द स्काई। तो ये दोनों वर्ड याद रखना आप। इनस्टेबिलिटी मतलब बारिश का होना, और स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल है स्काई, बारिश नहीं होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं, जो लास्ट क्लाउड है दैट इज निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये वो क्लाउड होते हैं जो डार्क होते हैं एकदम, जो जब छाते हैं बादल, ये बादल छाने के बाद पूरा का पूरा जो अर्थ सरफेस है वो काला काला होने लगता है, जैसा लगता है दिन में 2 बजे जैसे शाम के 7 बज गए हो, पूरे उसमें डार्क कलर हो जाता है, तेज तेज गर्जनाहट होती है, जिसे थंडर स्टॉर्म भी बोलते हैं। ऐसा सुना होगा आपने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गरजते हैं अल्टीमेटली वही बरसते हैं। तो ये क्लाउड जो है ये तेजी से गरजेंगे और फिर इनके बाद टोरेंशियल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, बहुत तेज बारिश होती है, कई घंटों तक बारिश चलती है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस मतलब लो हाइट क्लाउड, ये बिल्कुल पास होते हैं आसमान के, और इनसे जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इन्हीं बारिश में क्या होता है, बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने के बाद क्या होता है, बिजली भी कड़कती है, दूसरा बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है। तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी किसी ने पूछा होगा कि जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और बाद में बादल गरजते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका क्या कारण है कि पहले चमकना दिखता है और बाद में गरजना सुनाई देता है? तो उसका कारण एक सिंपल सा तो ये है कि हमारी जो आंखें होती है हमारे कान के आगे होती है, तो हम पहले देख पाते हैं और बाद में सुन पाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है, ये मजाक की बात है। जो लाइट वेव है वो तेजी से ट्रेवल करके आती है। लाइट वेव का हमने देखा था ना, 8 मिनट में सूरज से लेकर धरती तक आ जाती है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो वही लाइट तेजी से आती है और इसलिए हमें लाइट जल्दी दिखाई देती है, और साउंड वेव्स कंपैरेटिवली स्लो आती है, इसलिए हमें पहले लाइट चमकती हुई दिखाई देती है और बाद में बादल गरजते हुए दिखाई देते। तो दीज आर दी निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। अब क्लाउड के बनने के बाद अगली कंडीशन आती है प्रेसिपिटेशन। देखो क्या क्या कर लिया हमने, सबसे पहले इवापोरेशन कर लिया, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ऐड कर दी। वाटर वेपर के ऐड करने के बाद बना दिए हमने बादल, बादल बन गए। अब बादल बनने के बाद क्या होती है, बारिश होती है। तो अब हम बात करते हैं बारिश के बारे में। तो बारिश कब होती है, जब
जो क्लाउड्स होते हैं उन क्लाउड्स के अंदर n नंबर ऑफ वाटर वेपर आ जाती है। क्या करते हैं क्लाउड्स, उस न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होने के बाद इकट्ठा करते रहते हैं वाटर वेपर को, इकट्ठा कर करके बादल बड़ा बनने लगता है। जब बड़ा बनने लगता है तो एक टाइम आता है जिसको सेचुरेशन बोलते हैं, जिसे सुपर सेचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्लाउड के नॉट होल्ड मॉइस्चर एनीमोर, और जब वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन होगी बारिश, और फिर धुआंधार बारिश होती है। और उस प्रेसिपिटेशन के अलग अलग टाइप होते, एक तो रेनफॉल खुद, दूसरा स्नोफॉल, तीसरा स्लीट, चौथा हेलस्टॉर्म और पांचवा विर्गा। सब क्या क्या होते हैं एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। तो रेनफॉल में क्या होता है, व्हेन क्लाउड बिकम सेचुरेटेड, जब क्लाउड पूरे के पूरे सेचुरेट हो जाते हैं तो क्लाउड के सेचुरेट होने के साथ साथ ही बारिश की शुरुआत हो जाती है। वो बारिश जो होती है ये वाटर साइकिल जो है उस वाटर साइकिल का लास्ट कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट क्या था, इवापोरेशन, दूसरा कंपोनेंट क्या था, कंडेंसेशन, और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, मतलब पानी का नीचे आना। और जो बारिश होती है, बारिश किसी एरिया में कितनी बारिश होती है उसे मेजर किया जाता है रेनगेज। रेनगेज आपने देखा होगा, ये इस टाइप का दिखाई देता है। इतना बड़ा एक कंटेनर होता है, इसके अंदर एक फनल लगा होता है और यहां से वाटर इसके अंदर एक्यूमुलेट होता है। यहां पर इंचेस लिखे होते हैं जो बताता है एक दिन में कितने इंच बारिश हुई। अब ये क्या करते हैं, इसको कहां रखते हैं, इसको घर में तो रखेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा, अगर घर में रख दिया तो घर में तो बारिश होने वाली नहीं है, तो इसको रखते हैं ग्राउंड में बाहर। और ग्राउंड में बाहर जब रखते हैं, जब पानी गिरता है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन के पास, तो वहां पर ये इसको ग्राउंड के बाहर रखते हैं, इसमें वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है। और एक्यूमुलेट हो जाने के बाद अगर यदि वो 24 घंटे में इतना एक्यूमुलेट हो गया तो हम बोल देंगे 1 2 3 4 इंच बारिश हुई, ऐसे बोला जाता है। एक बार की एक बात है, एक छोटा सा वो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। एक बार क्या हुआ, पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि राजस्थान में बारिश हुई। राजस्थान का वो एरिया जो मरुस्थल है वहां पर बारिश हुई। तो जो बारिश का जब जैसे बताते तो जितने भी एमपीज बैठे रहते पार्लियामेंट के अंदर वो सभी तालियां बजाते। पार्लियामेंट का क्लैप देखा ना, टेबल को ठोकते, सब टेबल ठोकते, वाह वाही होती है, सब बहुत खुशी मनाते, चलो राजस्थान के अंदर भी बारिश हो गई, अब और धनवान बनेंगे लोग, सभी को और मौका मिलेगा खेती करने का, बाकी चीजों का। तो जो वहां का एमपी होता है वो खड़ा होता है, वो बोलता बारिश तो नहीं हुई, वो मना कर देता है, बोले आपने कैसे बोल दिया बारिश तो नहीं हुई वहां पर। तो वो वहां पर पढ़ते हैं उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में देखते भैया रिपोर्ट में तो वेदर रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रेनगेज इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि पानी आया है, बारिश हुई है बहुत ज्यादा। तो पार्लियामेंट से एक टीम जाती है, पार्लियामेंट से वो बनाई जाती है कमेटी जो कि वहां पर भेजी जाती है। वो लोग वहां पर जाते हैं चेक करने के लिए। जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो वेदर स्टेशन के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, जो वहां पर काम करते हैं एम्प्लॉय, उनसे पूछते हैं कि बारिश हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने बोला बारिश हुई, बिल्कुल बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो बोलते कि फिर वो वहां से बाहर जाते हैं, वो वहां से बाहर जाने के बाद गांव के जो लोकेलाइट्स हैं उन लोकेलाइट से पूछते हैं कि आज बारिश हुई कि नहीं हुई। तो मना कर देते हैं कि आप खुद देख लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो इन सूखे वृक्षों से पूछ लो, इस सूखी घास से पूछ लो, इन सूखी बहती हुई जो कभी बहती थी उन सूखी नदियों से पूछ लो जो कल 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 करके बहती थी और आज सूखी पड़ी है, पत्थर ही पत्थर है, रेत ही रेत है, कहां से बारिश हुई। तो अगेन वेदर स्टेशन के अंदर जाते हैं, वेदर स्टेशन के अंदर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बारिश हुई, आप बता रहे हो, वो बता रहे बारिश नहीं हुई। तो उनने बोला कि हमने तो रेनगेज देखा, रेनगेज जो था वो तो फुल भरा हुआ। अब रेनगेज फुल भरा हुआ मतलब बारिश बहुत ज्यादा हुई। तो बाहर गए, ग्राउंड के अंदर गए, ग्राउंड के अंदर जाकर उन्होंने रेनगेज को देखा। अब रेनगेज को चेक किया तो रेनगेज भरा हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि ये रेनगेज कैसे भरा हो सकता है अगर बारिश नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था, रात के टाइम पे कुछ कुत्ते, कुछ डॉग्स वहां पर गए थे, उन्होंने टांग ऊंची की थी और रेनगेज को भर दिया था। तो रेनगेज तो भर गया। अब इन लोगों ने चेक नहीं किया, तो ना तो उसका पीएच देखा कि कितना पीएच है, उस जो वाटर है उसका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। बिना सोचे समझे रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट में भेज दी और वहां से प्रस्ताव हो गया कि वहां पर बारिश हुई है। तो ऐसे कई सारे लूप होल्स हैं
देश के कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर, उन्हीं में से एक था ये वेदर फोरकास्टिंग का। तो वेदर फोरकास्टिंग में ये बातें थी। अभी हम देखते हैं रेन गेज इंस्ट्रूमेंट को। ये होता है हमारा रेन गेज इंस्ट्रूमेंट। इस रेन गेज इंस्ट्रूमेंट में यहां पर जो बारिश होती है वो बारिश एक्यूमुलेट होती है इसके अंदर। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये फुल भर जाता है, और जब ये फुल भर जाता है तो पानी यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब पहले तो इसको पूरा नाप लेते, उसे ढोल देते, और दूसरा इसको भर के फिर नाप लेते, तो टोटल पता चल जाता है कि 24 घंटे के अंदर उस एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है। द लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग सेम रेनफॉल इज कॉल्ड आइजो हाइट। यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आप देख रहे हो, यहां पर देखो, ये एक लाइन है, यहां पर कितना लिखा है 30, और यहां पर कितना लिखा 30। तो ये एक ऐसी लाइन है जो उन सारी जगह को ज्वाइन करती है जहां पर 30 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वही इस लाइन की बात करें हम, ठीक है, तो ये लाइन उन जगह को ज्वाइन करती है जहां पर 100 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बेटा जहां पर वो उन सारी जगह को ज्वाइन करे जहां पर बराबर बारिश हुई है, उस इमेजिनरी लाइन को हम आइजो हाइट कहते हैं। और ये वाला एरिया हमारा जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी जयंतिया की बात की थी, तो यहां पर जो इमेजिनरी लाइन बनेगी वो बहुत ज्यादा सेंटीमीटर के साथ बनेगी, वहीं इधर जो इमेजिनरी लाइन बनेगी वो कम सेंटीमीटर के साथ बनेगी। अगला बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल ओकर होती है यहां पर इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड में जहां भी जो बारिश होती है वो 3 तरह की बारिश होती है। एक कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जो गर्मी के कारण होती है, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल जो कि पहाड़ों के कारण होती है, और एक होती है फ्रंटल रेनफॉल जो कि साइक्लोन्स के कारण होती है, टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, और क्या होती है फ्रंटल रेनफॉल। यह होती है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, वाटर सन की लाइट होती है, सन की लाइट किसी वाटर बॉडी के ऊपर गिरती है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, जो कि चैप्टर का सबसे पहला पार्ट था हमारा। जैसे ही ये सनलाइट यहां पर गिरती है, वाटर जो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर जाने पर तापमान घटेगा, कितनी रेट के साथ, 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर। तो जैसे ही ऊपर जाएगा और तापमान घटता जाएगा तो ये वाटर वेपर कंडेंस होकर बना लेगा क्लाउड। और जब क्लाउड बन जाएंगे तो क्लाउड वाटर वेपर एक्यूमुलेट करते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे, बट जब एक टाइम आ जाएगा जब क्लाउड पूरे सुपर सेचुरेट हो जाएंगे, तो उस सुपर सेचुरेशन के बाद अगली जो प्रोसेस स्टार्ट होगी उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो कॉन्वेक्शनली होता है, कॉन्वेक्शन मैंने आज से 3 दिन पहले बताया था। जब मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में मैंने क्या बोला था, पार्टिकल यहां से उठेगा और ऊपर चला जाएगा और जाकर गर्मी पैदा करेगा। वैसा का वैसे ही इवापोरेशन में पार्टिकल ऊपर जा रहे, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे, और इस टाइप की एनर्जी से जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को हम बोलते हैं कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद अगली रेनफॉल आती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है बेटा कि इस तरफ से जो विंड आती है, जो ओशियन की तरफ से आ रही हो, ठीक है, या फिर जो किसी भी वाटर बॉडी की तरफ से आ रही हो, ये जब जाती है तो अपने साथ साथ क्लाउड्स को लेकर जाती है। क्लाउड्स को लेकर जाने के बाद ये पहाड़ों पर जैसे ही चढ़ने लगती है, थोड़ा ऊपर जाती है, ये जो बादल है ये बादल हो जाते सेचुरेट, जो वाटर वेपर हो जाती है कंडेंस, और जैसे ही बादल बने, सेचुरेशन हुआ, तो यहीं पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। किसके कारण, इस माउंटेन के बैरियर के कारण। इस माउंटेन ने बैरियर क्रिएट किया और इस तरफ होने लग गई बारिश। तो इस टाइप की जो रेनफॉल होती है, जो कि क्लाउड बनते हैं बादलों की तरफ, उसे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जहां भी ओरो वर्ड यूज हो, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। तो माउंटेन के थ्रू, माउंटेन के द्वारा बैरियर क्रिएट किया गया, उससे जो बारिश होती है उस बारिश को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल में यहां पर 2 टर्म आती है। एक यह है हमारा पहाड़, इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते यहां तक बादल गए
और यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई। यहां से ऊपर भी बारिश कम है और यहां से नीचे भी बारिश कम है। सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई? यहां पर। हाई रेनफॉल इस एरिया के अंदर हुई। जब ये बादल ऊपर चढ़ते इस तरफ जो बारिश कराते इस साइड को कहा जाता है बेटा विंडवर्ड साइड। ठीक है, जिस तरफ बारिश होती उस तरफ उस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड। और यहां पर बारिश नहीं होगी इसलिए इसे कहा जाता है लीवर्ड साइड। याद रखना, दोनों पॉइंट लिख लेना। विंडवर्ड साइड वो साइड जहां पर हेवी रेनफॉल होती है और लीवर्ड साइड वो साइड जहां पर रेनफॉल नहीं होती है। टेम्परेचर वाले चैप्टर के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसे हमने बोला था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अर्थ सरफेस से तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। बट कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने पर थोड़ा सा तापमान बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एग्जैक्टली सेम जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर रेनफॉल कम होती है। बट कभी कभी क्या होता है जब बादल पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। उस कंडीशन को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, एनडीए के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल किससे एसोसिएटेड है। तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विथ ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब बादल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एक ऐसा एरिया आता है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश करवा देते हैं और उस इन्वर्जन कंडीशन को इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल हम कहते हैं। इसके बाद थर्ड जो होती है इट इज दी फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल ज्यादातर टेम्परेट रीजन के अंदर होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रीजन या फिर टोरिड रीजन। और इसके बियॉन्ड जो 60 डिग्री तक का रीजन है दिस रीजन इज योर टेम्परेट रीजन। दिस इज आर टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मतलब मॉडरेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन मतलब एक्सट्रीम रीजन। यहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहां पर ना तो तापमान बहुत कम होता है और ना बहुत ज्यादा होता है, तो टेम्परेट को मॉडरेट भी कहा जाता है। तो इस टेम्परेट रीजन में जो बारिश होती है, ठीक है, 30 to 60 डिग्री के बीच में जो रेनफॉल होती है उस रेनफॉल को कहा जाता है फ्रंटल रेनफॉल, जो कि टेम्परेट साइक्लोन से होती है। फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है? फ्रंटल रेनफॉल में दो कंडीशन होती है, एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास। दो एयर मासेस होते बेटा। वार्म एयर मास बनता है किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर और कोल्ड एयर मास बनता है किसी ओशन के ऊपर। सपोज करो ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर यह है कॉन्टिनेंट और यह है ओशियन। तो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर की जो हवा है वो हवा इस कॉन्टिनेंट की सारी प्रॉपर्टी को गेन कर लेगी। सारी प्रॉपर्टी को कैसे गेन करेगी? इस प्रॉपर्टी गेन करेगी यहां का टेम्परेचर। अगर कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म होते हैं तो ये हवा जल्दी गर्म हो जाएगी और यहां पर बनेगी वार्म एयर। और वहीं ओशन के अंदर जो होगी वो कैसे बनेगी? कोल्ड एयर, क्योंकि ये ओशन के ऊपर है। तो दो अलग अलग एयर मास बन गए। एक एयर मास जो कॉन्टिनेंट के ऊपर था वो बना वार्म एयर मास और दूसरा जो ओशन के ऊपर था वो बना कोल्ड एयर मास। तो जब दो एयर मासेस आपस में टकराते हैं, वार्म और कोल्ड एयर मास, ठीक है, वार्म एयर मास कॉन्टिनेंट तरफ से आया, कोल्ड एयर मास ओशन तरफ से आया। जब ये दोनों एयर मासेस आपस में टकराते हैं तो टकराने में कोल्ड एयर मास हेवी होता है, वार्म एयर मास लाइटर होता है। वार्म क्यों लाइटर होगा? क्योंकि जिसका तापमान ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और पार्टिकल्स दूर दूर होंगे मतलब वो लाइटर होगा। और जो कोल्ड है, जिसका टेम्परेचर कम है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होंगे। वो पार्टिकल पास पास होंगे तो वो क्या होगा? वो डेंसर होगा। तो जब ये कोल्ड और वार्म एयर मास टकराते हैं तो वार्म एयर मास ऊपर चढ़ जाता है और कोल्ड एयर मास नीचे आ जाता है। वार्म एयर मास के अंदर जितना भी वाटर वेपर है वो वाटर वेपर फटाफट कंडेंस होती है और कंडेंसेशन होने के बाद यहां पर रेनफॉल स्टार्ट होती है। और इस तरह के रेनफॉल को हम फ्रंटल, जो कि फ्रंट्स के थ्रू बनी है, दो अलग अलग एयर मासेस के,
इसे कहा जाता है फ्रंटल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। एक वार्म एयर मास, एक कोल्ड एयर मास, वार्म और कोल्ड जैसे टकराए तो वार्म एयर मास ऊपर चला गया, कोल्ड एयर मास नीचे आ गया, और इस वार्म एयर मास के अंदर जितनी भी वाटर वेपर थी वो बन गई, कंडेंस हो गई और बन गए बादल। और उन बादल के बनने के बाद जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो तीन टाइप की रेनफॉल देखी हमने। पहली रेनफॉल देखी, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्शनल, सेकेंड ओरोग्राफिक, कॉन्वेक्शनल ड्यू टू हीटिंग, ओरोग्राफिक ड्यू टू माउंटेन, एंड थर्ड फ्रंटल रेनफॉल ड्यू टू एयर मासेस। अब हम दूसरे टाइप के, एक और रेनफॉल होती है, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कब होती है? जैसे कोई सा एरिया है, अब सपोज करो कि हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब उत्तर प्रदेश से बादल जा रहे हैं, हमारे यहां बारिश नहीं हो रही, हम भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं अब बारिश हो, अब बारिश हो, बट रेनफॉल नहीं हो रही है। क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्लाउड्स जाते वहां से ऊपर से जाते हैं, बट बारिश नहीं करवा रहे। नीचे जो लोग बैठे हताश है, सब किसान हताश है, प्रेमी हताश है, पक्षी हताश है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो क्या किया जाता है? क्लाउड्स के ऊपर सिल्वर आयोडाइड स्प्रेड किया जाता है। एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड के ऊपर जाने पर सिल्वर आयोडाइड जब जैसे स्प्रेड किया जाता है, तो ये सिल्वर आयोडाइड क्लाउड का टेम्परेचर जो गिराता है, वो जैसे क्लाउड का टेम्परेचर गिरता है तो यहां पर आर्टिफिशियल रेनफॉल होने लगती है। और इस तरीके की आर्टिफिशियल रेनफॉल कुदरत के खिलाफ है, सही बताएं तो, सही शब्दों में। क्यों? क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण हो रही है, इसे हम जबरदस्ती करा रहे हैं। ये रेनफॉल एक्चुअल में उस एरिया पर नहीं होना चाहती है जहां हम इसे होने के लिए कंपेल कर रहे हैं। तो इस टाइप की रेनफॉल को हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। अब दूसरे टाइप का प्रेसिपिटेशन देखते हैं। जब प्रेसिपिटेशन उन एरिया के अंदर होता है जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो, तो वो प्रेसिपिटेशन होता है स्नोफॉल के फॉर्म में। जब जैसे शिमला, मनाली, ठीक है, ये एरिया आपने नाम सुने होंगे, आप गए भी होंगे कई सारे, तो यहां पर बर्फबारी होती है। क्यों? क्योंकि तापमान यहां पर कम हो जाता है। वो जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो पानी की बूंदें गिरेगी, वो पानी की बूंदें क्या बन जाएगी? वो सोलार फ्लैग बन जाएगी, धुएं जैसी हो जाएगी, और धुएं जैसी जो बारिश होगी उसे हम बोलेंगे स्नोफॉल। नेक्स्ट, स्लीट। स्लीट क्या होता है? जब पानी नीचे गिरता है और नीचे का टेम्परेचर बहुत कम हो, तो ये एक तरीके का फ्रोजन प्रेसिपिटेशन होता है, जहां पर छोटे 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 आइस क्रिस्टल नीचे गिरते हैं। तो स्लीट इज ए काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो कब होता है? जब बारिश ठंड के टाइम पर होती है, और ठंड के टाइम पर बारिश हो तो छोटे छोटे आइस के टुकड़े गिरते हैं, इन्हें हम स्लीट कहते हैं। इसके बाद अगला है हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म में तो आपने देखे होंगे, इनको बोलते हैं ओले गिरना। और जब बड़ी बड़ी बॉल गिरती है, जब क्या होता है? सडनली जो क्लाउड होता है वो सेचुरेट हो जाता है, और सेचुरेट होते ही जो टूटता है, फटाफट नीचे आइस बॉल्स गिरते हैं, तो वो क्या होता है? नीचे आते आते गर्म नहीं हो पाती। जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो बादल है, जो आइस के फॉर्म में, जब वो नीचे आएगा तो एटमॉस्फेयर के बढ़ते हुए तापमान के साथ वो पानी बन जाएगा, बट ठंड में क्या होता है? वो पानी नहीं बन पाता। और ये जो रेनफॉल होती है, ये रेनफॉल होती है, ये प्रेसिपिटेशन जो होता है, ये प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म, और ये होते हैं ओले गिरने। ये कई सारे क्रॉप्स को भी खराब कर देते हैं, कई बेचारे छोटे छोटे बेजुबान जानवर मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा रोड के ऊपर कई सारे छोटे छोटे जानवर मरे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बॉल जब आसमान से ऊपर से आपकी तरफ गिरेगी तो ये एक बुलेट की तरह काम करेगी, ये किसी के भी सर को फाड़ सकती है, किसी को भी मार सकती है। तो ये हार्मफुल होता है, ना सिर्फ क्रॉप्स के लिए बट कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। नेक्स्ट होता है विरगा। विरगा एक इस तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है कि बारिश की बूंदें धरती तक पहुंचने से पहले इवापोरेट होकर वापस आसमान में चली जाती है। जो रेनफॉल की जो होता है, वो रेनफॉल नीचे आने से पहले ही वापस, जैसे बारिश हुई और वो अर्थ सरफेस पर पहुंची, अर्थ सरफेस पर पहुंचने से पहले ही वो इवापोरेट होकर वापस ऊपर चली गई। इस कंडीशन को हम विरगा बोलते हैं। ये पानी का नीचे आने से पहले ही वापस ऊपर चले जाना, दिस इज टर्म्ड एज विरगा। ठीक है, तो इतना हमने आज हमारे इस चैप्टर के अंदर देखा। बहुत छोटा चैप्टर था, बहुत प्यारा चैप्टर था। इसके अंदर हमने ह्यूमिडिटी की बात कर ली, कंडेंसेशन की बात कर ली, और अलग अलग तरीके के प्रेसिपिटेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ और क्वेश्चन जो कि एनडीए के अंदर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन? इनमें से कौन सा कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है? ड्यू बिल्कुल है, पानी के जो पौधे होते हैं, पौधों के ऊपर
छोटी छोटी पानी की बूंदे का जम जाना, दिस इज द ड्यू। फोग, विजिबिलिटी डिक्रीज कर देना। फ्रोस्ट, पाला मार जाना। और स्लीट इज ए काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, सो विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन, सो इट इज स्लीट। हमारा उत्तर होगा स्लीट। नेक्स्ट, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्वर्जन जो होता है रेनफॉल का वो किससे एसोसिएटेड है। तो इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्वेक्शनल, नॉट एसोसिएटेड विद फ्रंटल, इट इज एसोसिएटेड विद ओरोग्राफिक रेनफॉल। द इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर रेन बियरिंग क्लाउड, इनमें से कौन से क्लाउड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बारिश करवाते हैं। सो दैट आर दी निम्बस क्लाउड। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड मैंने बोला था, जो एकदम काले हैं, जो डार्क कलर के हैं, जो गरजते हैं, जो बरसते हैं, सो दैट आर दी निम्बस क्लाउड। नेक्स्ट, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश किससे होती। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसे माउठा भी कहा जाता है या फिर महावत। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इसे रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है। वो तीसरा होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि जून में आता है, द माइटी इंडियन मॉनसून। तो यही मॉनसून होता है जो कि रेनफॉल के लिए जरूरी होता है, और इंडिया में जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड होती है इस साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वेव कैरी मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन्स, आप खुद देख चुके होंगे इतने दिनों के अंदर कि जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम से कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए एनडीए के अंदर। तो स्पेक्ट्रम याद होना बहुत जरूरी है, वहां से बैक टू बैक क्वेश्चन रिपीट हुए, और बहुत सिंपल भी है, गेक्सयू वीमार, तो आपको वो देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव कैरी मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन, किसके अंदर फोटोन्स की मैक्सिमम एनर्जी होती है। हीट वेव, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। विजिबल वेव, वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। माइक्रोवेव, वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। एंड एक्सरे की वेवलेंथ होती है बहुत कम और एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। तो एनर्जी के अंदर जो फोटोन की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और बाकी तीनों के अंदर फोटोन की एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, बट वेवलेंथ ज्यादा होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, लगातार बारिश कौन से क्लाउड से होती है। तो अगेन इट्स निम्बो स्ट्रेटस, जो कि सबसे नीचे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और यही डार्क कलर के क्लाउड लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और यही जो पूरा घना आसमान कर देते हैं, जो बहुत तेज बरसते हैं और लंबे टाइम तक बरसते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर, इनमें से कौन सी वेव है जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड साउंड वेव। These are the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि सन से निकलता है। तो ये सारी की सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि सन से आती है, बट ये साउंड वेव है, तो साउंड वेव यहां पर इनसे मैच नहीं करता, वो अलग है। नेक्स्ट, द कोरियोलिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ, कोरियोलिस इफेक्ट किस चीज का रिजल्ट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ एक्सिस ऑफ इंक्लिनेशन, अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण विंड्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होना और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होना ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज कोरियोलिस फोर्स। तो इसका आंसर होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन इसका आंसर नहीं होगा, प्लीज रिवोल्यूशन के साथ इसे कंपेयर ना करें, रिवोल्यूशन इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड टू डिटेक्ट फोर्जरी इन करेंसी नोट, जो करेंसी नोट होते हैं वो करेंसी नोट नकली है कि असली, ये जानने के लिए कौन सी वेव यूज की जाती है। तो अल्ट्रावायलेट वेव यूज की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसे बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोट के ऊपर चलाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये नोट असली है या नकली है। बट हम तो ऐसे देख लेते हैं गांधी जी को, अगर गांधी जी दिख रहे मतलब नोट असली है, बट उनकी एक्चुअल में उनकी फोर्जरी चेक की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से, यूवी रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज इन, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है WMO, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। सो इट इज इन जिनेवो।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जिनोवो के अंदर है। और इंडिया का जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और उसके जो 6 रीजनल ऑफिसेस है, तो वो 6 रीजनल ऑफिस कहां पर है? एक है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता, चौथा दिल्ली, पांचवा नागपुर और छठा गुवाहाटी। तो यहां पर ये रीजनल हेडक्वार्टर है आईएमडी के। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन लगाइएगा, आप पूरे चैप्टर को देखिएगा, और जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे उन वीडियोस को देखिएगा, उनके क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।